नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन और सरकार में तनातनी जारी। सीएम गहलोत ने कहा, जरूरत पड़ने पर पीएम हाउस का करेंगे घेराव, सफल नहीं होने देंगे बीजेपी की साजिश। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, सरकार पर लगाया राज्यपाल पर दबाव डालने की कोशिश का आरोप। कोरोना के हालात की भी दी जानकारी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर हमला, बोले संजीवनी घोटाले में नाम आने पर भी मोदी मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हुए बाहर। शेखावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशों के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, तमाम जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने की कोरोना के मोर्चे पर राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ, प्लाज्मा बैंक की शुरुआत को बताया सराहनीय कदम, महामारी पर जीत पा चुके लोगों से की प्लाज्मा दान करने की अपील। चलिए अब अगले आधे घंटे में सूबे की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात सूबे में मचे सियासी घमासान की। राजस्थान में अब विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर खींचतान जारी हो गई है। गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग कर रहे, वहीं राज्यपाल कोरोना काल के दौरान विधानसभा सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली जाकर पीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं का राज्यपाल से मुलाकात की और उनका कहना है कि सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी के सरकार गिराने की साजिश को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और बीजेपी के खिलाफ हमला बोला। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। तो जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बैठक में अजय माकन और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत गहलोत गुट के विधायक मौजूद रहे। बैठक में विधायकों ने हाथ खड़े करके समर्थन जताया और कहा कि अगर 21 दिन भी होटल में रुकना पड़ा तो वे रुकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। सीएम गहलोत ने विधायकों से एकजुटता और मजबूती बनाए रखने की अपील की। और वहीं राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। वहीं बीजेपी नेताओं ने राज्य के सियासी हालात और कोरोना की स्थिति को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने राजभवन के घेराव की बात कहकर धारा 124 का उल्लंघन किया है। मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। और वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव बनाना गलत है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि संविधान की प्रक्रिया के तहत ही राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है।
यहाँ ये दृश्य पहली बार नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न था कि जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? इन्हीं की सरकार ने जो केंद्र सरकार की एसओपी थी, उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए। कैबिनेट अगर अपने कोई प्रस्ताव बनाकर हाउस को कॉल करने के लिए राज्यपाल को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं हाउस, किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी, और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि राजभवन का कोई कैसे घेराव कर सकता है और क्या कुछ कहा, इसको लेकर बात की उन्होंने हमारे जयपुर के संवाददाता रामस्वरूप लामरोड से। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अभी राजभवन पे मिलकर आया है। सर, किन मुद्दों पर बातचीत हुई आपकी? देखिए, मैंने 3 बातें कही हैं कि कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजभवन को राजस्थान की जनता घेर लेगी और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, इस पर ऐतराज था कि कोई किसी सूबे का मुख्यमंत्री ये बात कैसे कह सकता है। दूसरी बात थी कि राजभवन में जो दृश्य उत्पन्न हुआ वो किसी भी राजभवन के लिए, किसी प्रदेश के लिए एक गलत किस्म का संकेत था कि आप इस तरीके से संवैधानिक व्यक्ति को दबाकर फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी बात कोरोना के संक्रमण की थी कि आज जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हुए, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उन सारे प्रावधानों का उल्लंघन किया है। क्या आप अवस्था प्रस्ताव लेके आएंगे? देखिए, हमें आवश्यकता नहीं है, उनको तय करना है। सुझाव क्यों दे रहे हैं? जिस तरह के माहौल बना हुआ, कुछ सुझाव दिया आपने? संवैधानिक प्रावधान दे दिए सुझाव उनको। सर, क्या लगता है आपको कि ये सतीश पूनिया जी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो स्थितियां बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है और जिस तरह से जो बयान दिए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी एक तरह से आपराधिक श्रेणी में आते हैं। और कल जैसे राजभवन में सभी विधायक बैठे थे करीब 5 घंटे तक, और उसके बाद आज जहां पर भी जिला मुख्यालयों पर भी जो प्रदर्शन हुए हैं, उनमें कोरोना के तहत जो हेल्थ प्रोटोकॉल बनाया हुआ है सरकार के द्वारा, उसकी पूरी धज्जियां उड़ी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस तरह का नाटक क्यों कर रही है। अगर हालांकि हमने इनसे ये पूछा कि क्या आप अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, या तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। तो राजभवन के घेराव को लेकर यहां अशोक गहलोत को घेरते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता ने। ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ते हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी से। स्वर्णिम जी, यहां पर देखिए, जिस तरह से बीजेपी की आज प्रतिनिधिमंडल मिला है राज्यपाल से, उसको आप कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि क्या किसी रणनीति के तहत ये मुलाकात की गई थी? आपका क्या कहना है? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने स्वर्णिम चतुर्वेदी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जिस तरह से आज पूरा घटनाक्रम रहा, उस पर हम अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। स्वर्णिम जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, यहां साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा केवल अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत ही राज्यपाल महोदय से निवेदन किया गया, क्योंकि कैबिनेट की सिफारिश के तहत ही जो कैबिनेट की अनुशंसा पर विधानसभा सत्र आहूत होता है। ये एक तो पहली बार देखा गया है कि ये चुनी हुई जो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए निवेदन कर रही है, और जो है विपक्षी दल भाजपा जो है ये विधानसभा सत्र बुलाना नहीं चाहते, विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहते, वैधानिक कार्रवाई जो होती है उनका विरोध करना चाहते हैं। ये समझ से परे एक तथ्य है
क्योंकि आप देखें जो विधायक चुने गए हैं उनका काम है विधायी कार्यों में भाग लेना, जनता की सेवा करना, जनता की सेवा के लिए विधानसभा की कार्रवाई में जो भी बिल रखे जाएं, एक्ट रखे जाएं या जो भी वहाँ पे बजट या पास होना है या कोई और बात होनी है जनता की सेवा, उसमें भाग लें उस कार्रवाई में। लेकिन उस कार्रवाई में भाग लेने से क्यों बचना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये आज समझ किसी को भी नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की जगह सत्ताधारी जो दल है, सत्तासीन व्यक्ति है, वो विधानसभा सत्र आउट करने के लिए कह रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे ये राज्यपाल महोदय का प्रेरोगेटिव नहीं है कि आपको विधानसभा सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है, ये अधिकार राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकार के राज्य के मुखिया जो होते हैं वो वहाँ पे कैबिनेट की अनुशंसा भेजते हैं और वहाँ पे विधानसभा सत्र आउट किया जाता है। तो स्वर्णिम जी, एकदम से इमीडिएटली अब जैसे बीजेपी को कोरोना का मुद्दा याद आ गया, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात भी करी, आपको क्या लगता है किस रणनीति के तहत आज मुलाकात हुई है राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो है वहाँ पे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब सत्र आउट ना किया जाए। सत्र आउट करना या ना करना ये तो सरकार का दायित्व और अधिकार है। इसमें विपक्षी दल को तो अगर आपको भाग लेना है तो आप भाग लीजिएगा विधानसभा की कार्रवाई में, और विधानसभा की कार्रवाई में यदि आप भाग ना लेना चाहते हैं तो आप जनता के बीच खड़े हो जाएं और कहें कि हमें आपने विधायक तो चुन लिया लेकिन हम आपके सेवा कार्यों में और विधायी कार्यों में भाग नहीं लेना चाहते, इस्तीफा दे दें विधानसभा से, छोड़ दें विधानसभा चुनाव लड़ना छोड़ दें। तो ये किस तरह की मतलब ये इनकी राजनीति है, ये समझ से परे है, जो जन सेवा के लिए ना होकर के अपने खुद के कहना चाहिए स्वार्थों से भरी हुई राजनीति जिसको कहते हैं, स्वार्थों से भरे हुए कार्य करना चाहते हैं। एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि साहब सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अपने बहुमत के साथ अपने संपूर्ण विधायकों के साथ राज्यपाल महोदय के यहाँ पे उपस्थित हुई और वहाँ पे जब इनके पास कुछ करने के लिए चारा नहीं रहा, सरकार गिराने अस्थिर करने का प्रयास सारे इनके जब विफल हो गए तो अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि सरकार को किसी तरह काम न करने दिया जाए। अरे भी सरकार का काम है, विधानसभा में बैठेंगे, 4 बात हम कहेंगे, 2 बात आप कहना। तो कहीं ना कहीं जल्द ही प्रदेश कांग्रेस चाहती है, कहीं ना कहीं गहलोत सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जाए। उसके लिए आज एक संशोधित प्रस्ताव भी भेज दिया गया है राज्यपाल को। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की ये जो राज्यपाल से मुलाकात हुई है उसको किस तरह से देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दबाव बनाना चाहती है। वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के एक लाइन को लेकर के सारा बात कर रही है, लेकिन वो भूल जाती है कि 1993 में खुद भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का घेराव किया था बहुत सारे लोगों के साथ जी। और कहना ये आम बात है कि आए दिन राजभवन का घेराव किया जाता है किसी न किसी मसले को लेकर के। अशोक गहलोत ने तो सिर्फ ये कहा कि हम अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आज विधायकों ने घेरा है, कल ये जनता भी घेरेगी, क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे हैं तो ये राजनीति हो रही है। हम देख रहे हैं दोनों जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, इस तरह की बातें जो है उनको उभारना चाहती है ताकि एक ग्राउंड बने कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल हो गया है और केंद्र सरकार को इंटरवीन करने का मौका मिले। जी संजय सर, यहाँ पर जैसे ही सतीश पुनिया जो प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात करी, उन्होंने बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने राजभवन का घेराव की बात कहकर धारा 124 का उल्लंघन किया है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर ऐसा होता है तो पता नहीं बीजेपी के कितने नेता देशद्रोही साबित हो जाएंगे जी। आए दिन पिछले सालों में 70 सालों में 60 सालों में जो भी ये बार बार जो उदाहरण देते हैं 70 साल का, इसलिए मैंने भी वही काम में लिया है। अगर देखें तो बीजेपी के हर नेता ने न जाने कितनी बार दिया होगा कि हम राजभवन का घेराव करेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे। तो ये क्या देशद्रोह की श्रेणी में आएगा? मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। लेकिन संजय सर, जैसा कि हमने देखा कि सभी विधायकों के साथ अशोक गहलोत राजभवन गए, वहां जाके नारेबाजी हुई, कहा जाता है, कल आप भी बता रहे थे कि ये पहली बारी ऐसा हुआ है प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं, और जैसे कि बीजेपी कह रही है कि अराजकता का वातावरण फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो सर कहीं आपको लगता है कि ये जो कदम कल अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया था, कहीं ना कहीं ये उन पर हावी ना हो जाए कल, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस पर खेल रही है, कहीं ना कहीं ये हावी होता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले दिनों में अशोक गहलोत के ऊपर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए, वैसे तो उसमें कुछ गलत नहीं था। वो लोग वहां गए, शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन के लॉन में बैठे, खुद गवर्नर बाहर आए और एक एक विधायक से मिले
उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, इसलिए ऐसे में कोई अराजकता या कोई ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति वहां पर नहीं थी। लेकिन हाँ, जो मुख्यमंत्री का बयान है उसको बीजेपी जरूर प्ले अप कर रही है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर टूट जाए या प्रोवोक करने की बात कर रहे हैं, और उसको प्ले अप करके, जैसा कि मैंने कहा, वो केंद्र का इंटरवेंशन चाहते हैं। वो उन्होंने, इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने यहाँ तक बात की कि सीआरपीएफ तैनात कर दी जाए। तो ये सारी बातें इस तरफ इंगित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि केंद्र सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करे। तो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं अशोक गहलोत बहुत ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, आक्रामक हैं, हर बात का जवाब यहाँ दे रहे हैं, तो ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही रास्ता है उनके पास बचा कि वो सत्र बुलाएं और जल्द से जल्द अपनी बहुमत साबित करें। देखिए, अशोक गहलोत को हमने कभी भी इस तरीके से बोलते हुए नहीं सुना है। उनकी वाणी में जो आक्रामकता झलक रही है, उनके एक्शंस भले कैसे भी रहे हों, उनकी वाणी में हमने कभी आक्रामकता नहीं देखी है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, जब एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से अपदस्थ करने का प्रयास किया जाए, वो आमतौर पर होता ही आया कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है और सरकार बचने की कोशिश करती है। यहाँ पे सरकार खुद कह रही है कि हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, हम फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, और यहाँ पे राज्यपाल उसको मना कर रहे हैं तरह तरह की बहाने लगा करके। तो ये इस वजह से कोई किसी भी आदमी को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समस्या का हल है, वो इसका हल कानूनी नहीं है, जो आज जैसा आपने कहा, इसका हल राजनीति की है, और किसी भी सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट ही सबसे बड़ा परीक्षण होता है। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिलता है राजस्थान की राजनीति में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। लोकतंत्र में लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा कि डिफेक्शंस को कोई रोक नहीं सकता है। बार बार कानून में बदलाव आया है, बार बार ये चीजें हुई हैं। जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी ये चीजें भी रहेंगी, लेकिन ये एक रेस है। स्पीकर की भी एक पावर है, उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है, अगर वो आज इस्तेमाल करता है तो हम उसे गलत ठहराते हैं सिर्फ इस परसेप्शन पे कि ये स्पीकर कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्पीकर इज मोर ईगर देन द पार्टी हिमसेल्फ। दूसरे दिन स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे भाई, आप स्पीकर हो तो पार्टियों को लड़ने दीजिए ना। स्पीकर सीपी जोशी ने तो इस बात को एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा कि इट वाज अ सिंपल शो कॉज नोटिस। इट वाज नॉट एन इनोसेंट शो कॉज नोटिस। It is a sinister show cause notice. The contents of the notice indicate what the result will be. देखिए ऑन रिकॉर्ड वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर शहर प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अपील के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी की साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज बहुत ही आक्रामक रुख दिखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये 3 तस्वीरें बीकानेर, जयपुर और टोंक की हम दिखा रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, वो मुद्दा यहाँ उठाते हुए, आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और देखिए किस तरह से हाथों में इन्होंने तख्तियां भी पकड़ी हुई हैं और उस पर लिखा गया है बीजेपी के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन छेड़ा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सारा दिन ये विरोध प्रदर्शन किया गया।
शहर शहर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए और अपनी आवाज बुलंद की। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे थे, जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गलत प्रदेश चुन लिया है, यहाँ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मजबूती से डटे हैं। वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पिछले 1.5 सालों में किसानों के लिए किया गया काम बीजेपी को नहीं पच रहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तो विधानसभा का सत्र बुलाने की जल्दी थी, वहीं राजस्थान में राज्य की सरकार कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाओ तो देरी की जा रही है। ये सोचने का विषय है। आश्चर्य की बात है, इसी कोरोना महामारी में जब प्रदेश की सरकार ने शानदार काम किया, जिस भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने सराहा, पूरी मीडिया ने सराहा, ऐसी सरकार को भाजपा की केंद्र की सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। मगर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा ने गलत प्रदेश चुन लिया है, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के कांग्रेस के नेता बहुत ही मजबूती से, बहुत ही एकता के साथ खड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की केंद्र की सरकार की ये योजना इस बार राजस्थान में विफल होकर जाएगी। और वहीं जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल निमावत के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लेकिन इस धरने में खास बात यह रही कि यहां पर कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के खिलाफ पोस्टर और बैनर लहराए। बैनर के जरिए सचिन पायलट को सत्ता का लालची बताया, साथ ही खुद के स्वार्थ साधने के लिए पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। और अब बात बीकानेर की। यहां पर भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने केंद्र पर राजस्थान की सरकार को तोड़ने और गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जो ये कुचेष्टा कर रही है अपनी सरकार को अपदस्थ करने की, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुमत प्राप्त विधायक दल के नेता माननीय अशोक गहलोत जी समय चाह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र आहूत हो और फ्लोर के ऊपर जो लोगों की भ्रांति है उसको दूर करें और उस बहुमत को पुनः सिद्ध करें जो जन जन के आशीर्वाद से उनको प्राप्त है। हम सब की मांग है कि शीघ्र ही इसके लिए फैसला हो। हम सब राजस्थान की जनता में इस आक्रोश का माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके की सरकार को खरीद फरोख्त करके तोड़ने का कार्यक्रम किया है, इसका विरोध करते हैं। आज कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हजारों लोग आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में रहे, लेकिन उनके अंदर आक्रोश है। मेरा यह मानना है कि इतिहास में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। 90-92 की सरकार को तोड़ने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने जो काम किया वही दोहरी नीति आज अपना रहे हैं, वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और वहीं पाली में भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जिले भर के कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी पर राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए धरना दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नीलम बिरला में कहा कि एक ओर देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार राजस्थान में सरकार गिराने को तुली है। और उधर राजस्थान के टोंक में भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती देखी गई। कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और डाक बंगले से लेकर कलेक्ट्रेट बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। और बता दें कि शुक्रवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि प्रदर्शन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी, ये जो देश के अंतर्गत जो खरीद फरोख्त का चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को अस्थिर करने का जो उन्होंने अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत राजस्थान के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की लोकतांत्रिक सरकार को भी अस्थिर करने का धन बल के बल पर वो प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर कटाक्ष किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप मानते हैं कि संवैधानिक संकट प्रदेश में पूरी तरह से आया हुआ है? निश्चित रूप से ये जो व्यवहार किया उन्होंने कल और सार्वजनिक रूप में कहा, आपके सब चैनल पे कहा कि राजभवन को घेर लिया जाएगा और उस समय कानून व्यवस्था की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे गृह मंत्री की नहीं होगी, मुख्यमंत्री की नहीं होगी तो भगवान की होगी, किसकी होगी? अब क्या आप भी चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? हम क्यों लावें यार, वो तो अपनी मौत मर रहे हैं, अपने आप ही देखने में तो जा रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमने तो न पहले कभी मांगा, न हमने पहले कभी ये कहा कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाना चाहते हैं। उसके आधार पर कोई राज्यपाल इस बार सदन बुला सकता है इस इमरजेंसी में? कारण तो लिखने पड़ेंगे कि किस कारण से बुला रहे हो भाई। सचिन पायलट खेमे के विधायकों को नोटिस दिए जाने और जवाब देने के लिए दिए समय पर मुकुल रोहतगी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय क्यों नहीं दिया गया। स्पीकर सीपी जोशी ने तो इस बात को एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस उन्होंने सर्व किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं था कि वो एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर देते। इट वाज अ सिंपल शो कॉज नोटिस, जिसके वजह से उन्होंने पार्टी के एमएलएस को तलब किया। मैडम, पहली बात, it was not an innocent show cause notice. It is a sinister show cause notice. The contents of the notice indicate what the result will be. कानून ये कहता है कि आप 7 दिन का टाइम देंगे किसी को जवाब देने का, या 7 दिन से ज्यादा भी दे सकते हैं। कोविड का माहौल है, लोग बीमार हैं, लेकिन टाइम दिया गया 3 दिन। तीसरी बात, उसमें यह लिखा गया कि 3 दिन में 1 बजे तक जवाब नहीं दोगे तो आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करी जाएगी। ये चीजें जाहिर करती हैं कि स्पीकर साहब ने अपना माइंड पहले ही मेकअप कर लिया था। और सबसे अहम बात, कानून एक लाइन सिंपल कहता है कि एमएलए डिस्क्वालीफाई होगा अगर उस एमएलए ने ऐसी चीजें और हरकतें करी जो दिखाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल कानून में बहुत है, जैसे शरद यादव साहब किसी ऑपोजिट पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी पे चले गए, या सपोज मिस्टर पायलट होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की रैली में जाएं और उनके साथ खड़े हो जाएं और उनकी वाह-वाह करें, तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि भाई ये तो ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ में हाथ लगा के खड़े हैं, तो इनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर पायलट ने बोला है कि मैं तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा। किसी बीजेपी की रैली पे वो खड़े नहीं हुए, किसी बीजेपी सरकार को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सिंपल बात करी है, मैं एमएलए हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को मैं सपोर्ट करूं और स्ट्रेंथन करूं, मजबूत करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको बदला जाए। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और लोगों की सेहत को लेकर काफी संवेदनशील है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे प्लाज्मा डोनेट करने में अपना योगदान दें। प्रिय प्रदेशवासियों, कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 मृत्यु दर को कम करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस हेतु मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय के समस्त चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं प्रदेशवासियों से यह अपील करता हूं कि वे कोविड-19 प्लाज्मा दान करने के लिए अपना योगदान दें एवं महामारी के खिलाफ राज्य सरकार के इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।